सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई विल ट्राई कि वन शॉट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली, इसके बाद में इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको इस पीडीएफ और इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आई गारंटी यू विद दैट। लास्ट जो वीडियो आई थी वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के ऊपर आई थी। अब ये जो वीडियो है वो सेम यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये जो पीडीएफ रहेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, एंड जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी 2025 के क्वेश्चंस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट रिसेंट से हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग बैक ऑफ द इयर्स पे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएसी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, 1 मार्क्स में पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आईबी जिसको बोलते हैं, हेल्प्स इन मेकिंग टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू अ नेमेटोड Meladogine incognitia. Choose the correct option that shows how RNA interference is achieved. ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन दी हुआ, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, first option is preventing the process of translation of mRNA of the nematode. Okay. Preventing the process of replication of DNA of the nematode. Okay. Preventing the process of transcription of DNA of the plant. Preventing the process of replication. No. क्या होता है बेसिकली, आरएनए इंटरफेरेंस किस तरीके से अचीव होती है? इट इज अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। नाम में ही क्लियर है यार, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जब एमआरएनए के प्रोसेस जो होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन जो होता है, ठीक है, किसके? नेमेटोड के एमआरएनए के ट्रांसलेशन प्रोसेस को जब प्रिवेंट किया जाता है तो वहां पर बेसिकली उस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस अचीव किया जाता है। ओके, चलो अब क्योंकि हमको इतना ही लिखना था तो हम और ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वो हम लोग फर्दर क्वेश्चन में देखेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, a patient with ADA deficiency require periodic infusion of genetically engineered lymphocytes. Explain why such periodic infusion is required and also suggest a permanent cure for ADA deficiency. यानी कि एक ऐसे ह्यूमन, ठीक है, एक ऐसे इंसान जिनको एडीए डेफिशिएंसी है, उनको रेगुलरली जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका पीरियोडिक इन्फ्यूजन जो है वो जरूरत होती है। तो क्यों जरूरत होती है एंड इसका कोई परमानेंट क्योर है या नहीं? देखो, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये हम लोग ऑलरेडी जब हमने चैप्टर वाइज ईयर वाइज डिस्कशन किया था ना बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज में, वहां कवर कर लिए थे। तो इसलिए भी मैं इन क्वेश्चंस के डिटेल में नहीं जा रही, क्योंकि 2024 2025 का पेपर वहां ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, दे आर नॉट इमोर्टल। ठीक है, ये इमोर्टल तो होंगे नहीं। तो अगर इमोर्टल नहीं होंगे, दैट मीन्स पेशेंट को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में दोबारा से उनका इन्फ्यूजन लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली उनको लेना पड़ेगा। अब इसका परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? इफ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक है, यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे अगर क्या किया जाए, द जीन आइसोलेटेड, ठीक है, वो जीन दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो विच इज प्रोड्यूसिंग एडीए, अगर उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए लिम्फोसाइट्स में एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो क्या हो सकता है, इसको वहां पर परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। ओके, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 के। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखो, 4 मार्क्स में 2025 में पूछा गया था, पूरा जो यूनिट का वेटेज है दैट इज ऑफ 12 मार्क्स। ठीक है, तो वही रहता है कि 7 से 8 मार्क्स का पहले चैप्टर में से पूछा जाता है, एंड वही 4 से 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना होता है। स्मार्ट स्टडी कीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलो, Which of the following transgenic animals is being used to test the safety of polio vaccine? अब ये तो बहुत इजी है, बिना ऑप्शंस के भी आप बता सकते हो। आंसर विल बी माइस। ठीक है, द इम्प्रूव ट्रेड दैट इज फाउंड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस। अब जैसी गोल्डन राइस है, हमें पता है विटामिन कंटेंट का, विटामिन ए का जो कंटेंट होता है वो विटामिन सॉरी गोल्डन राइस के अंदर बहुत हाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ फॉर क्वेश्चंस 3 to 4, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। अब असर्शन रीजन आ गए। ठीक है,
असर्शन रीजन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? Agrobacterium tumefaciens is a pathogen of several monocot plants. No, it is wrong. It is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal cells into a tumor. ये ठीक है, यानी कि assertion गलत है, रीजन रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मैं चाहती तो इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकती थी, बट इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एक बार और जस्ट रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चैप्टर ईयर वाइज करने हैं तो आप लोग बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज के अंदर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप ईयर वाइज भी पेपर डिस्कशन जो है कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलो। Next is Indian government has set up an organization known as GEAC to decide the validity of GM research. ये तो ठीक है। Genetic modification of organism has no effect when such organisms are introduced in the ecosystem. ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, वहां लिखा हुआ है they have no effect, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, because they are causing some effect. ठीक है, तो रीजन गलत हो जाएगा। That means assertion is true, reason is false. ठीक है, चलो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं जरा टॉपिक वाइज उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्राई जीन्स दैट कोड फॉर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर की फॉर्म में पूछा गया था इन 1 मार्क। अब ऑप्शंस देखो, आप देखो पहले क्या होता था, ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले नहीं आते थे। अभी आप लोग क्या तो एमसीक्यू आते हैं या असर्शन रीजन आते हैं। तब 1 मार्क्स में ना आपसे डेफिनेशन भी पूछ लेते थे, वन वर्ड आंसर भी पूछ लेते थे, यानी ऑप्शंस नहीं होते थे। तो हर तरीके के क्वेश्चंस अभी हमको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने 2017 के आगे वाले जो पेपर्स थे उनको डिस्कस किया था। इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस उससे पहले वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है तो थोड़ा कम क्वेश्चंस है उससे, तो वो क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं। जो मुझे लगेगा कि नहीं यार अब इसका नहीं इतना सिग्निफिकेंस है, तो उसको हम लोग वहीं पे स्किप करते चलेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो रिपीट होंगे उनको भी हम स्किप करेंगे। अब ऑप्शंस क्या क्या है? कॉटन बॉलवॉर्म्स, नेमेटोड, कॉर्न बोरर एंड बैसिलस थुरिंजिएंसिस। किसके बारे में पूछा हुआ है? क्राइजीन के बारे में। ठीक है, तो क्राइजीन्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ओके, यहाँ पे मैं इसको इटैलिक्स में करना भूल गई, कोई बात नहीं। द जीन कोड्स फॉर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन कॉल्ड क्राई प्रोटीन्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर क्राइजीन्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर दे प्रेजेंट। अब ये पूछा गया था 2017 में। अब देख रहे हो 2017 में इस तरीके से पूछ लिया, 2020 में किस तरीके से पूछ लिया। तो मैंने बोला ना, तरीका बदल सकता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो। अब क्राई जीन्स क्या होते हैं? दे आर स्पेसिफिक जीन्स दैट एनकोड क्राई प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? दे एनकोड फॉर क्राई प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन बैसिलस thuringiensis. ठीक है, man had developed several transgenic crops by introducing these genes from bacteria to crop plants such as bt cotton, bt corn, etc. ठीक है, चलो। राइट द फंक्शन ऑफ क्राइवन एसी जीन। ठीक है, अब ये आपसे अभी भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया था 2015 के अंदर इन शॉर्ट आंसर टाइप। सो क्राइवन एसी जो होता है इट कंट्रोल्स कॉटन बॉलवॉर्म एंड बीटी कॉटन। ठीक है, चलो। लिस्ट एनी 4 ways by which GMOs have been useful for enhanced crop output। अब ये पूछा गया था दिल्ली 2019 के अंदर। ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली बोर्ड का पेपर आता है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आता है सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिल्ली बोर्ड के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी मिल रहे हैं। जहां दिल्ली लिखा हुआ है स्पेसिफिकली वहां आप समझ जाना कि वो दिल्ली बोर्ड से है, जहां नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स वो सीबीएसई बोर्ड से है। ठीक है, अब जीएमओस किस तरीके से क्रॉप आउटपुट को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, आपको वैसे कुछ 4 मेथड्स बताने हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो अभी भी पूछा जा सकता है ना आपसे, तो इसको देखते हैं। दे हैव बीन यूजफुल फॉर एनहांस क्रॉप आउटपुट एज इट हैज मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप भी हम लोग अब प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर अर्ली एग्जॉशन नहीं होता है ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ठीक है, इसका एग्जांपल है विटामिन ए एनरिच्ड राइस। ओके, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेम वन टॉक्सिन जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इट्स टारगेट पेस्ट। देखो आप कितनी बार कितने तरीके से पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्राइवन एसी। ठीक है,
It is isolated from Bacillus thuringiensis and it controls cotton bollworm in BT cotton. ठीक है, देखो ऊपर भी आपसे पूछा हुआ था. ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Why does the toxin produced by Bacillus thuringiensis does not kill the bacillus? देखो ये क्या होते हैं ना, बहुत ही स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, मैं आपको अब ये बहुत ही सिंपल भाषा में बता रही हूँ. ठीक है, तो ये क्या होते हैं बेसिकली, ये तभी एक्ट करेंगे जब इनको वो एनवायरनमेंट मिलेगा, वो ऑर्गेनिज्म मिलेगा, अदरवाइज ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे. ठीक है, तब तक ये किसी को कुछ नहीं बोलेंगे. जब इनको अपना टारगेट ऑर्गेनिज्म मिलेगा, टारगेट क्रॉप मिलेगा, तब ये क्या करेंगे बेसिकली वहां पर, या टारगेट ऑर्गेनिज्म मिलेगा तब ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं या फिर बेसिकली अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, देखो Bacillus thuringiensis form toxic protein crystals. They contain a toxic insecticidal protein. ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, दे कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. ये जो टॉक्सिन होता है ना, इट डज नॉट किल द बैक्टीरियम बिकॉज इट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स इन देम, यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट्स द क्रिस्टल, अब जैसे इंसेक्ट ने इंजेस्ट किया उसको, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड अब देखो मैंने बोला था जब तक उनको एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलेगा, अपना टारगेट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, वो एक्ट नहीं करेंगे. जैसे उनको अल्कैलिन पीएच मिल गया एलिमेंट्री केनाल में, जहां पर वो इजीली सॉल्युबलाइज हो जाए, तो वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. अब जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो वहां पर क्या करते हैं बेसिकली, दे विल किल. किसको किल करेंगे वो बेसिकली, वो इंसेक्ट को किल करेंगे. बट जो आपका बैसिलस थुरिंजेंसिस है उसको वो वहां पर किल नहीं करें. ठीक है, उसको वहां पर किल नहीं करें. ठीक है, चलो अब यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको आगे स्किप कर देंगे. ठीक है, व्हाई डज बीटी टॉक्सिन नॉट किल द बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस इट बट किल द इंसेक्ट दैट इंजेस्ट इट. अब देखो 2014 में पूछा हुआ था, फिर 2019 में पूछ लिया उन्होंने. ठीक है, हो सकता है 2026 में भी पूछ ले. चलो, soil bacterium Bacillus thuringiensis produces protein that kills certain insects like Lepidopterans, ठीक है, tobacco budworm, armyworm, Coleopterans and dipterans. अब ये explanation ऊपर नहीं थी. ठीक है, Bacillus thuringiensis forms some protein crystals. They contain a toxic insecticidal protein. The toxin does not kill the bacillus because it exists as an inactive protoxins in them. But once an insect ingests the crystal, it is converted into active form due to the alkaline pH of alimentary canal that solubilize the crystal. अब वो जो एक्टिव टॉक्सिन है वो बाइंड करेगा किसके साथ में, ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स, एंड वहां पर पोर्स क्रिएट कर देता है. ठीक है, पोर्स की वजह से सेल स्वेलिंग होगी, फिर लाइसिस होगा, एंड जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी. ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया. नाउ why does crygenes in Bacillus thuringiensis, what does crygenes in Bacillus thuringiensis code for, state its importance. ठीक है, अब ये 2014 में पूछा हुआ था, तो उतना मैं अभी नहीं आपको वो कर रही हूँ. बट क्राइजीन्स जो होते हैं, दे कोड फॉर सर्टेन क्राई प्रोटीन्स दैट आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट लार्वा. ठीक है, अब जीन्स कौन कौन से होते हैं, क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB. ठीक है, दे कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म. When these genes are introduced into cotton plants through genetic engineering, these plants become resistant to the attack of cotton boll. ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंस हो. चलो, now is question number 9. On spraying Bacillus thuringiensis on an infected crop field, the pests are killed by toxin. However, the toxin, although produced by bacteria, does not affect it. Explain giving reason. अब ये क्वेश्चन हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया, तो इसको अभी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी. आप इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार ही पढ़ लेना. आप देख पा रहे हो कितनी बार पूछा हुआ है, 2023 में भी पूछा हुआ है, हो सकता है कि क्वेश्चन इस बार भी आ जाए. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड. चलो नेक्स्ट देखते हैं. राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ नेमेटोड दैट इन्फेस्ट द टोबैको प्लांट्स एंड द पार्ट दैट इट इन्फेस्ट. ये हमने ऊपर ऊपर अभी पढ़ा. ठीक है, नेमेटोड कौन सा है, मेलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया. It infests the root of tobacco plants and it cause a great reduction in yield. ठीक है, yield जो होता है उसको वो काफी टाइम्स रिड्यूस कर देता है. ठीक है, now how is agrobacterium used to protect tobacco plant from this attack. ठीक है, अब इस अटैक से एग्रोबैक्टीरियम किस तरीके से हेल्प कर रहा है टोबैको प्लांट को प्रोटेक्ट होने में, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. now using agrobacterium vectors,
नेमेटोड स्पेसिफिक एंटीसेंस जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो होते हैं उनको यूज करके जो नेमेटोड स्पेसिफिक एंटीसेंस जीन्स होते हैं ना, उनको होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूसेस एंटीसेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। अब क्योंकि वहां पर डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया है, तो वहां पर एंटीसेंस आरएनए होस्ट सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा। द ट्रांसजेनिक होस्ट प्लांट एक्सप्रेसेस एंटीसेंस आरएनए। As a consequence, nematode infestation fails in the transgenic plants because the complementary antisense RNA forms a double-stranded RNA। अब ध्यान से समझो, अब जो ट्रांसजेनिक होस्ट होगा, ठीक है, जो ट्रांसजेनिक होस्ट होगा, अब देखो वो ट्रांसजेनिक होस्ट हो गया ना, वहां पर जीन इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, डीएनए इंट्रोड्यूस हो गया, तो वो क्या करेगा, वो एंटीसेंस आरएनए को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एंटीसेंस आरएनए को एक्सप्रेस करेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, जो निमेटोड इन्फेस्टेशन वहां पर होना था वो ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेगा, जो क्या करेगा, इट विल इंटरफेयर और ब्लॉक द ट्रांसलेशन एंड दस साइलेंसेस द एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसलेशन के अंदर, ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, एंड जो एमआरएनए है उसको साइलेंस कर देगा। किसके एमआरएनए को साइलेंस कर देगा, नेमेटोड के, ठीक है। तो क्या होगा, parasites could not survive in transgenic plants. In such way, transgenic plants get protected from the parasites. Okay? चलो, I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। Now, next is question number 11. What are cryproteins? With the help of a suitable example, explain how it acts as a biological pesticide. 2022 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको टॉपर की आंसर शीट ही उन्होंने लगा दी है, इसी को हम लोग देख लेते हैं। Cryproteins are toxic proteins which are coded by crygenes, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ लिया, present in bacteria Bacillus thuringiensis. Thus it acts as a biopesticide, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज एक बैक्टीरियम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, बीटी कॉटन इज पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, मेरा लैपटॉप फिर इशू करने लग गया है। When an insect comes and attack BT cotton, it ingests the cell having crygenes which have produced cryproteins in inactive form, ठीक है। अब आप ये देखो कि इसने कितनी सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो टॉपर ऐसे ही टॉपर नहीं बनते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, जैसी इंसेक्ट आएगी वो बीटी कॉटन को अटैक करेगी, तो वो जो सेल्स हैं जिनके अंदर क्राइजीन्स है उनको इंजेस्ट करेगी, ठीक है। अब वहां पर वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जैसे वो इंसेक्ट के गट में गए तो वहां पर एल्कैलिन पीएच है, तो एल्कैलिन पीएच की वजह से क्राई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, एंड वो मिड गट एपिथेलियल सेल्स के साथ में बाइंड करेगा, एंड वहां पर पोर्स फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, बेसिकली रप्चर हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में, रप्चरिंग के बाद में जो डेथ हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी इंसेक्ट की, ठीक है। बेसिकली जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्राई प्रोटीन होता है, इट एक्ट्स एज अ बायो पेस्टिसाइड, ओके। चल, नाउ when Bacillus thuringiensis enter a certain insect's body, the insect get killed but it self remain unaffected. Explain how it is possible, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं अब ऑलरेडी, तो इसको आप पढ़ लें, ठीक है। कॉटन बॉलवर्म्स एंजॉय फीडिंग ऑन कॉटन प्लांट्स बट गेट किल्ड व्हेन फीड ऑन बीटी कॉटन प्लांट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब जो कॉटन बॉलवर्म्स है उनको कॉटन प्लांट्स के ऊपर फीड करने में बड़ा मजा आता है, पर जब वो उनके ऊपर फीड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, बेसिकली ध्यान से समझो, कॉटन बॉलवर्म्स एंजॉयिंग फीडिंग ऑन कॉटन प्लांट बट गेट किल्ड बिकॉज द लैटर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। अब वो क्या हो गया, बेसिकली उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब थोड़ी मेरी राइटिंग ठीक आ रही है। उसके अंदर क्या हो गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अरे यार, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट, स्पेसिफिकली किसके लिए, फॉर बॉलवर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है। अब किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज टू जीन्स क्राई1ac एंड क्राई2ab which are produced from Bacillus thuringiensis and incorporated into cotton plant, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा वहां पर बीटी टॉक्सिन जीन्स प्रेजेंट होंगे,
ठीक है। तो वो वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब इंसेक्ट क्या करेगा, बेसिकली जैसे ही उसको कंज्यूम करेगा तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिडगट एपिथेलियल सेल्स के साथ में बाइंड करेंगे, उनको रप्चर कर देंगे, सेल स्वेल हो जाएंगे और इंसेक्ट मर जाएगा, ठीक है। चल, नाउ Many people are apprehensive of accepting GM crops. Give three reasons. ठीक है, अब यहाँ पर आप वही reasons दे सकते हो, ऊपर 4 पूछे हुए थे या 3 पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप वही reasons दे सकते हो। Now, a corn farmer has perennial problems of corn borer infestation in his crop. Being environmentally conscious, he does not want to spray insecticide. Suggest solution based on the knowledge of biotechnology. Write the steps to be carried out to achieve it. ठीक है, अब ये पूछा हुआ था 2019 के अंदर। अब देखो वो किस तरीके से किया जा सकता है, देखो क्वेश्चंस की बस लैंग्वेज बदल रही है, पूछे वही चीजें हुई है, ठीक है। The plants can be made resistant to insect by introducing insect resistant gene in their genetic material. Okay. To make corn free from corn borer infestation, cry gene, that is BD toxin gene, should be extracted from Bacillus thuringiensis. The steps to carry out, अब देखो यहाँ पे steps लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बारी। बीडी टॉक्सिन जीन क्राइवन एबी जीन शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि हम लोग क्राइवन एबी जीन को बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू प्लांट सेल्स एंड एक्सप्रेस टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉर्न बोरर विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, ठीक है, यानी कि उसके बाद में उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एंड इट इज एक्सप्रेस्ड, ताकि क्या हो सके, बेसिकली कॉर्न बोरर से रेजिस्टेंस वो शो कर सके, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, यहाँ पर इंसेक्टिसाइड यूज नहीं हो रहा। द टॉक्सिक प्रोटीन एनकोडेड बाय क्राई जीन और अरे यार क्राई वन ए बी आएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगी, ठीक है, क्राई वन ए बी कंट्रोल्स कॉर्न बोरर विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट, ठीक है। नाउ बीडी टॉक्सिन एक्ट्स एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया, बाकी तो वही प्रिंसिपल ही चल रहा है, तो वो सेम ही, आप इसको एक बार ही पढ़ लेना, ठीक है। नाउ Why do lepidopterans die when they feed on BT cotton plant? ठीक है, तो ये भी आप लोग इसको एक बार ही पढ़ लेना। Now what is GMO? Right, any 5 possible advantage of a GMO to a farmer? अब ये पूछा गया था दिल्ली 2016 के अंदर। GMO होती क्या है? They are genetically modified organism, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि उनके जीन्स में मॉडिफिकेशन की गई है, ठीक है। तो जिनके जीन्स के अंदर मैनिपुलेशन की जाए, ठीक है, जिनके जीन्स को चेंज किया जाए, ऑल्टर किया जाए बाय मैनिपुलेशन, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अब उनके एप्लीकेशंस क्या क्या, सिग्निफिकेंस क्या क्या है? They are resistant to diseases resulting from viral, bacterial, and fungal infection. Very important. They are resistant to pests such as nematodes and insects and pesticides. ठीक है, अच्छा, ओके, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये हो गया पहली बात, ठीक है, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज GM plants can tolerate adverse abiotic stresses such as cold, drought, salt, heat, ये हमने पढ़ लिया। ये वाला पॉइंट भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, plants such as poplar trees have been genetically engineered to clean up heavy pollution from contaminated soil, ठीक है, यानी कि कुछ ट्रीज जो होते हैं, एग्जांपल किसका लियो, पॉपुलर ट्रीज का, दे आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इन सच अ वे कि वो क्या कर सके, जो कंटामिनेटेड सॉइल है वहां से पॉल्यूशन को क्लियर कर सके, ठीक है, पॉल्यूशन को क्लीन अप कर सके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। GM plants help to reduce post harvest losses, एग्जाम्पल किसके है, फ्लेवर सेवर, ट्रांसजेनिक टोमेटो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, अभी कलर चेंज कर लेते हैं, बोर हो गई हूँ ब्लू से, पिंक करते हैं अब, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। One of the major contribution of biotechnology is to develop pest resistant variety of cotton plants. Explain how it has been made possible. ये 2015 के अंदर पूछा हुआ था, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप आंसर 16 इसका देख लेना, ठीक है। चलो, डिस्क्राइब एनी 3 पोटेंशियल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है, ऊपर हमने 5 डिस्कस कर ली, तो आप 3 तो इनमें से लिख ही सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट बी, ओके।
Answer the following questions based on BT crops. Why do farmers prefer to grow BT cotton crop than genetically unmodified cotton crops? ऐसा क्यों है? Because they have higher productivity and input of pesticides is lesser. Therefore, farmers prefer to grow BT cotton crops. Next, name any two insects that are killed by BT toxin. तो कौन कौन से इंसेक्ट्स है? टोबैको बर्डवर्म एंड बीटल्स. ठीक है. Explain the mechanism by which BT toxin kills the insect but not the bacterium which produces the toxin. ये आप पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 के अंदर. ओके, चल. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. There are two different farmlands, one where BT cotton crop was cultivated and the other where non BT cotton crop, that means indigenous crop was cultivated. ठीक है, यानी कि दो फार्म लैंड हैं, एक पे बीटी कॉटन क्रॉप कल्टीवेट हुई एंड सेकंड जो थी वहां पे नॉन बीटी कॉटन क्रॉप ग्रो हुई. Farmer responsible for this experimental cultivation were free to use farming practices of their choice. ठीक है, यानी कि जो वहां पे फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनको पूरी आजादी थी, आपको जो यूज करना है आप वो यूज करो. ठीक है. During the cultivation period, the data was collected with respect to amount of pesticide use, water required for irrigation, and the harvesting time, the crop productivity. ठीक है. Based on the data collected, the bar graph was plotted. ठीक है. अब यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन भी दिखाया हुआ है दोनों क्रॉप्स के अंदर. ठीक है, एवरेज लिया हुआ है. ठीक है. पेस्टिसाइड्स का दिखाया हुआ है एंड इरिगेशन का दिखाया हुआ है. ठीक है. तो अब ये बार ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया. अब इसके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, वो क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं. पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन पूछा हुआ था टर्म 2 21-22 के अंदर. चल. फर्स्ट इज राइट योर इंटरप्रिटेशन विद रीजन ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स प्लॉटेड इन द ग्राफ. यानी कि आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, क्या इंटरप्रेट कर सकते हो आप, अपने वो बताना है. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज हायर इन BT1. ठीक है. जो पेस्टिसाइड्स का अमाउंट यूज हुआ दैट वाज लेसर इन BT क्रॉप्स. जो इरिगेशन रिक्वायर्ड थी दैट वाज हायर इन BT क्रॉप्स. ठीक है, वो नॉन BT के अंदर कम रिक्वायर्ड थी. बाकी दोनों जो फैक्टर्स थे, अच्छा, पेस्टिसाइड ज्यादा रिक्वायर्ड थे नॉन BT के अंदर एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी वाज लेसर इन नॉन BT क्रॉप्स. अब यही यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है. ठीक है. एवरेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी वाज मच हायर इन केस ऑफ BT क्रॉप. ठीक है, आप यहाँ पर अमाउंट भी मेंशन करेंगे बेसिकली, as compared to non-BT crop. This is due to the fact that BT cotton is resistant to insect nematodes, lepidopterans and hence lead to higher productivity. क्योंकि वहां पर इंसेक्ट रेजिस्टेंस उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स उतना ज्यादा इंसेक्ट्स वहां पर नुकसान नहीं कर सकती है, तो प्रोडक्शन जो है वो अपने आप वहां पर इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. Input of pesticide in case of BT crop is less as compared to non-BT because BT crops are already resistant to insects. ठीक है. और जो BT टॉक्सिन जीन है दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक. ठीक है. तो हमारी क्रॉप को नुकसान नहीं हो रहा है. ठीक है. चलो. The BT crops need more water for their growth, hence the amount of irrigation in liters per hectare is much more as compared to non-BT crops. ठीक है. चलो. Which one of the crop would you like to cultivate in your farm and why? ठीक है. तो अब अगर देखा जाए, हायर प्रोडक्टिविटी मिल रही है, पेस्टिसाइड्स कम डालने पड़ रहे हैं, तो कौन सी क्रॉप हम लोग प्रेफर करेंगे? वी विल प्रेफर टू कल्टीवेट BT cotton crop या BT crop in my farm as plant productivity is higher and input of pesticides is lesser in BT crops. ठीक है, दो इरिगेशन उसमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगा बट हमको यील्ड भी ज्यादा मिल रही है, एक बेटर यील्ड मिल रही है एंड पेस्टिसाइड्स भी कम यूज हो रही है. ठीक है. Which one out of these two crops would a farmer from Rajasthan like to cultivate? अब अगर कोई राजस्थान में है दैट मीन्स वहां पर वाटर स्कैरसिटी ऑलरेडी है, तो वो नॉन BT क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना प्रेफर करेंगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो BT कॉटन क्रॉप्स हैं, या चलो हम लोग BT क्रॉप्स पे रहते हैं, जो BT क्रॉप्स हैं दे रिक्वायर मोर वाटर, दे रिक्वायर मोर वाटर फॉर इरिगेशन. नॉन BT क्रॉप्स को उतना इरिगेशन का जरूरत नहीं है. तो जो फार्मर है डेजर्ट लाइक एरिया में, राजस्थान लाइक एरिया में, तो उनको या वो क्या प्रेफर करेंगे? दे विल प्रेफर टू ग्रो नॉन BT क्रॉप्स. ओके. चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. टू सेव द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस इंसेक्ट pests, the biotechnologists have developed many pest-resistant crops plants. One such example is BT corn plant. In this plant,
cry genes were introduced which produces cry protein in the plant that has a toxic effect on the pest, thus saves the corn plant from the attack of corn borer. Okay, ये तो हमको समझ में आ गया अभी. An experimental field study was conducted by the scientists to see the efficacy of BT corn plant against the attack of cotton borers. Three different species of corn borers, namely A, B, and C, were collected and were independently fed on non-BT corn plants and BT corn plants separately for the same period. ठीक है, यानी कि कॉर्न बोरस की तीन डिफरेंट स्पीशीज, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी एंड स्पीशीज सी, उनको कलेक्ट किया गया एंड दे वर इंडिपेंडेंटली फेड ऑन नॉन बीटी कॉर्न प्लांट्स. ठीक है, उनको इंडिपेंडेंटली फेड किया गया ऑन नॉन बीटी कॉर्न प्लांट्स एंड बीटी कॉर्न प्लांट्स सेम पीरियड के लिए. ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज टू द लीफ एरिया ऑफ प्लांट वाज ऑब्जर्व. ठीक है, यानी कि लीफ एरिया कितना डैमेज हुआ, ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया गया एंड इट वाज नोटेड डाउन. With the help of observations and data collected, the following bar graph was plotted. Study the graph and answer the questions that follow. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है स्पीशीज ए, स्पीशीज बी एंड स्पीशीज सी के बारे में. ये जो डेटा है दिस इज फॉर नॉन बीटी क्रॉप, दिस इज फॉर बीटी क्रॉप एंड परसेंट ऑफ लीफ एरिया डैमेज जो यहाँ पर दिखाया. ठीक है, चलो. Identify the species of corn borer that was most successfully controlled by BT corn plant. Give appropriate reason for your inference. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जो नॉन बीटी क्रॉप थी वहां पर पहले कितना एरिया डैमेज हो रहा था. इट वॉज 80% पर mm स्क्वायर एंड देन इट वॉज 10% पर mm स्क्वायर. यहाँ पर कितना था, बी वाली के अंदर देखे तो 25 एंड अराउंड 20, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 55 आई वुड से, हाँ 55 ही हो गया, ये 50 से थोड़ा ऊपर है. एंड इधर था 40. दैट मीन्स जो स्पीशीज ए है दैट वाज मोस्ट सक्सेसफुली कंट्रोल्ड बाय बीटी कॉर्न प्लांट as the proportion of leaf area damage reduced significantly when they fed on BT crop. ठीक है, तो वो हमको समझ में आ गया. Identify the species of corn borer which shows least impact of toxin produced by BT genes. देखो लीस्ट कौन सा दिखा रहा है, स्पीशीज बी दिखा रहा है. ठीक है, लीस्ट कौन सा दिखा रहा है, स्पीशीज बी दिखा रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका एज परसेंटेज चेंज ऑफ लीफ एरिया डैमेज बिटवीन नॉन बीटी आएगा ना यहाँ पे, between non-BT and BT crops by species B is not significant. What would be your advice as a scientist to the farmers for growing this particular BT corn variety in the area which is infested by species B of corn borers? Okay. तो क्या बोला हुआ है उन्होंने बोला अगर आप साइंटिस्ट होते, ठीक है, अगर आप साइंटिस्ट हो मान लो, तो आप फार्मर्स को क्या एडवाइस देंगे फॉर ग्रोइंग दिस पर्टिकुलर बीटी कॉर्न वैरायटी इन द एरिया विच इज इन्फेस्टेड बाय स्पीशीज बी ऑफ कॉर्न बोरर्स. ठीक है, यानी कि कैसे एरिया में जहां पर स्पीशीज बी जो है दैट इज इन्फेस्टेड. ठीक है, तो सिंस species B of corn borers is more resistant to this particular BT corn variety, the farmer should be advised to grow different variety of BT corn to get maximum yield. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली उसके अंदर हमको उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था, तो हम क्या उनको बोलेंगे, वी कैन से कि आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ बीटी कॉर्न वहां पर ग्रो कर सकते हो. ठीक है, सो दैट वुड बी आवर एडवाइस. ठीक है, नेम वन बीटी जीन दैट एनकोड्स प्रोटीन इन कॉर्न प्लांट्स टू कंट्रोल कॉर्न बोरर्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्राई1AB. इट कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर. ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. Part A. Name the insect that attacks cotton crop and causes a lot of damage to the crop. How has BT cotton plant overcome this problem and saved the crop? ठीक है, अब ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक बारी देख लेना. राइट द रोल ऑफ जीन क्राई1AB. ये भी हम लोग देख चुके हैं, 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था. क्राई1AB जीन is isolated from Bacillus thuringiensis and is introduced in BT corn to protect the plant from corn borer. ठीक है, चल. Now question number 24. Explain the application of biotechnology in producing BT cotton. यानी कि BT cotton में की प्रोडक्शन में किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है. क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2015 के अंदर पूछा हुआ है एंड वही सेम चीजें हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो वरना आप स्किप भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन
मेडिसिन। ठीक है, अब हम लोग ये काम करेंगे, अब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स? क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 मार्क्स में इन 2020। फर्स्ट ऑप्शन इज पेस्ट रेजिस्टेंस टू क्रॉप वैरायटी ग्रेन्स, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इन, अरे यहाँ पे आगे क्या था? ओके, इसको देखते हैं, इस पीडीएफ में काफी सारी मिस्टेक्स हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ओके। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल कौन नहीं है? उसका एग्जाम्पल, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मेंशन द केमिकल चेन दैट प्रो इंसुलिन अंडरगोस टू बी एबल टू एक्ट एज मैच्योर इंसुलिन, यानी कि प्रो इंसुलिन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं ताकि वो एक मैच्योर इंसुलिन की तरह एक्ट कर सके। क्वेश्चन पूछा होता 2018 के अंदर। अब देखो, जो प्रो इंसुलिन होता है ना, वहां पर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ए, चेन बी एंड चेन सी, ठीक है। अब ये तो तीनों चेन्स होती है ना, दे नीड टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। They need to be processed before it becomes fully mature and functional insulin, ठीक है। तो क्या होता है, जो सी पेप्टाइड चेन होती है ना, इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। यानी कि जब मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन होता है तो जो सी पेप्टाइड चेन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड वहां पर सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, चेन ए एंड चेन बी। दे आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। दे आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि जो मैच्योर इंसुलिन होगा वहां पर चेन सी जो होती है वो नहीं प्रेजेंट होती, चेन ए और बी प्रेजेंट होती है। एंड दे आर जॉइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट एनी टू पॉसिबल ट्रीटमेंट्स दैट कैन बी गिवन टू अ पेशेंट एग्जिबिटिंग एडीए डेफिशिएंसी। क्वेश्चन पूछा हुआ था 2015 के अंदर, ओके। अब ऑप्शन में भी दिया हुआ सेम क्वेश्चन, यानी आंसर सेम ही होगा। A boy has been diagnosed with ADA deficiency. Suggest any one possible treatment. ये पूछा हुआ था 2024 के अंदर, ठीक है। अब क्या क्या ट्रीटमेंट्स दिए जा सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे मैं उतना ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है। अगर आगे आता है ये क्वेश्चन दोबारा से तो हम लोग इसको देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा रिसेंट ईयर्स में भी पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ, why do children cured by enzyme replacement therapies for ADA deficiency need periodic treatment? ये हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी अभी मैं नहीं बता रही आपको। Write the role of C peptide in human insulin. This was also asked in AI 2014, ठीक है। AI का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI का मतलब यहाँ पर है ऑल इंडिया एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखो, जो सी पेप्टाइड चेन होती है ना, इट इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच विच इज प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन। मैंने बोला मैच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होती। एंड इट इज रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, ठीक है। जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन प्रोसेस होता है तो ये जो सी पेप्टाइड चेन है ये क्या हो जाती है, वहां पर रिमूव हो जाती है, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। Explain how recombinant DNA technology is used to detect a disease even before clinical symptoms appear. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा होता 2023 के अंदर, बोला हुआ है आरडीटी किस तरह एक डिसीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है इवन बिफोर क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर, ठीक है। सिम्टम्स आए उससे पहले ही वो डिटेक्ट करने में हेल्प कर देती है। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, it is tagged with a radioactive molecule that allow to hybridize its complementary DNA of cell, ठीक है। देखो, आरडीटी के अंदर क्या किया जाता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए होता है ना, इट इज टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो क्या करता है, इट अलाउस टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ सेल, ठीक है। जो वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा ना सेल का, वो उसको हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होगा उसको क्या करेगा, वहां पर हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। Normally, detection of pathogen occurs only when the disease symptoms start to appear as the concentration of pathogen is very high, ठीक है। अब जनरली जब डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं, जब हम लोग को सिम्टम्स नजर आने शुरू होते हैं ना, तब तक ऑलरेडी क्या होता है, जो पैथोजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलरेडी काफी इंक्रीज हो चुका होता है, ठीक है। बट बिफोर क्लिनिकल सिम्टम्स जो उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफी लो होता है।
So by using PCR, amplification of the nucleic acid in the pathogen allows to detect the pathogen at very low concentration. ठीक है, तो क्या किया जाता है यूजिंग पीसीआर. पीसीआर क्या होता है? पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो यूजिंग पीसीआर वहां पर क्या किया जाता है, जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, पैथोजन के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसका एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है एंड इट अलाउज टू डिटेक्ट द पैथोजन एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैथोजन को बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में डिटेक्ट कर सकते हैं. यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी वी कैन डिटेक्ट डिसीज. ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से हम लोग डिसीज डिटेक्ट कर सकते हैं. The clone having the mutated gene will not appear on the photographic film because the probe used will not be complementary to the mutated gene. बहुत ध्यान से समझो. अब जो क्लोन होगा जहां पर म्यूटेटेड जीन होगा, ठीक है, वो जीन होगा जिसको म्यूटेट कर दिया गया है, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे आएगा ही नहीं. ठीक है, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे ऑब्टेन ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो प्रो वहां पर यूज हुआ था, वहां पर वो प्रोब इट विल नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेटेड जीन. ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है, जो म्यूटेटेड जीन्स हैं दे कैन बी डिटेक्टेड एंड दे हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ डिसीज. ठीक है, तो म्यूटेटेड जीन वहां पर डिटेक्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स हम लोग वहां पर इजीली डिसीज डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो. How does a gene therapy involving direct modification of cells in order to receive a therapeutic goal is used in the treatment of ADA deficiency? ठीक है, यानी कि जीन थेरेपी जहां पर डायरेक्ट मॉडिफिकेशन किया जाता है सेल्स का, वो किस तरीके से वहां पर हेल्प करती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डेफिशिएंसी. आपको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन पूछा हुआ था 21-22 यानी 2022 के अंदर पूछा हुआ था टर्म 2 में. ठीक है, चलो. In order to treat ADA, the lymphocytes from the blood of patients are grown in a culture outside the body. ठीक है, यानी कि जो पेशेंट होगा उनके जो लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, उनके ब्लड से जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको लिया जाएगा एंड दे आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, यानी कि उनको इन विट्रो ग्रो किया जाएगा. ठीक है, इन विट्रो उनको ग्रो किया जाएगा. A functional ADA cDNA using a retroviral vector is then introduced into these lymphocytes. ठीक है, यानी कि एक फंक्शनल एडीए cDNA को एक रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इन लिम्फोसाइट्स के अंदर एंड उसके बाद में उनको री इंजेक्ट कर दिया जाएगा इन पेशेंट्स बोन मैरो. अब ये कब करा जाना चाहिए? एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. ठीक है, चलो. बट एज दीज सेल्स डू नॉट ऑलवेज रिमेन अलाइव, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक infusion of such genetic engineered lymphocytes. However, if the isolated gene from the bone marrow cells producing ADA is introduced in the embryonic stage, it could be a permanent cure. ठीक है, अब देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं ऊपर, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, पीरियोडिक इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो सेल्स हैं दे आर नॉट इमोर्टल. बट अगर जीन को क्या किया जाए, ठीक है, वो जीन जो लिम्फोसाइट्स सॉरी एडीए को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको बोन मैरो में से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो वो फिर क्या हो सकता है, परमानेंट क्योर की तरह भी वहां पर एक्ट कर सकता है. ठीक है, चलो. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिव अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन. 2019 के अंदर पूछा हुआ था. अब देखिए यहाँ पर आपको प्रो इंसुलिन दिखाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर पेप्टाइड होगा. ठीक है, तो क्या होगा वहां पर बेसिकली, ध्यान से देखो, ए और बी जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दे विल जॉइन एंड ये जो सी पेप्टाइड है इट इज रिमूव. ठीक है, जो सी पेप्टाइड होता है इट इज रिमूव्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर. ठीक है, जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बन रहा होता है, मेच्योर इंसुलिन, तो उस प्रोसेस के दौरान जो फ्री सी पेप्टाइड होता है वो क्या हो जाता है, बेसिकली रिमूव हो जाता है. वही यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, देखो यहाँ पर ए बी और सी चेंज हुआ है. ठीक है, दिस इज ए, ठीक है, एंड बी एंड यहाँ पर सी. ठीक है, तो जो सी होता है, ठीक है, जो सी पेप्टाइड होता है दैट इज रिमूव. ठीक है, किसके अंदर, मेच्योर इंसुलिन के अंदर. ठीक है, मेच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, चलो. व्हाट इज जीन थेरेपी? नेम द फर्स्ट क्लिनिकल केस इन विच इट वाज यूज्ड. दिल्ली 2020 के अंदर पूछा हुआ था. ओके, चलो देख लेते हैं.
अब जीन थेरेपी होता क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ अ फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्थी फंक्शनल जीन। ठीक है, यानी कि एक फॉल्टी जीन को हेल्थी जीन से रिप्लेस कर देते हैं, उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4 year old गर्ल विद एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ व्हाई इज प्रो इंसुलिन सो कॉल्ड? हाउ इज इंसुलिन डिफरेंट फ्रॉम इट? ये भी क्वेश्चन 2014 के अंदर पूछा हुआ था, चलो देख लेते हैं। प्रो इंसुलिन क्या? इट इज द प्रो हार्मोन विच नीड्स टू बी प्रोसेस बिफोर इट बिकम्स अ फुली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है? प्रो हार्मोन होता है जिसको प्रोसेस किया जाना चाहिए, कब? उससे पहले, जब ये फुली मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन में कन्वर्ट हो सके। प्रो इंसुलिन के अंदर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट होता है कॉल्ड द सी पेप्टाइड। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मेच्योरेशन इनटू इंसुलिन। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। चलो, वैसे हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि सिंपल सा है तो बता देती हूँ। 35 पार्ट ए नेम द डेफिशिएंसी फॉर विच फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन, ये हो गया। मेंशन द कॉज ऑफ एंड वन क्योर फॉर दिस डेफिशिएंसी। ठीक है, इतना मैं बता देती हूँ, क्योर तो हमने पढ़ लिया है। एडीए डेफिशिएंसी जो होती है ना, इट इज कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ एडीए जीन। ठीक है, जब एडीए जीन डिलीट हो जाता है ना, तब एडीए डेफिशिएंसी होती है। एंड ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका क्योर जो है वो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं पेशेंट्स के अंदर, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ, one of the potential uses of genetic engineering is in correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. Explain how gene therapy is of help in ADA deficiency. ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 के अंदर। इस क्वेश्चन को अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। दो ऊपर भी हमने एक बार ही देख लिया इसको, बट उतना डिटेल में नहीं था, वो अब देख लेते हैं। जीन थेरेपी होता क्या? इट इज द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ अ फॉल्टी जीन बाय नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन। ठीक है, gene therapy for the ADA deficiency is a method to correct the genetic defect involving the delivery of a normal gene into the individual to take over the function of non-functional gene. ठीक है, बेसिकली एक नॉर्मल जीन को डिलीवर कर दिया जाता है इंडिविजुअल्स के अंदर, जहां पर नॉन फंक्शनल जीन जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलो। The enzyme ADA, it is crucial for the immune system to function. ठीक है, ADA जो एंजाइम होता है, it is very important for the immune system. The disorder is caused due to the deletion of gene for ADA. ठीक है, जब वो जीन डिलीट हो जाता है दैट कोड्स फॉर एडीए, तो वहां पर क्या हो जाता है? दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड, एडीए डेफिशिएंसी इज कॉज्ड। इन ऑर्डर टू ट्रीट द जेनेटिक डिफेक्ट, द lymphocytes from the blood of patients are grown in a culture outside the body. ठीक है, तो क्या किया जाता है? जो lymphocytes होंगे, दे आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी। फिर फंक्शनल एडीए सीडीएनए रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू lymphocytes के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, दे आर इंजेक्टेड अगेन। अब क्योंकि ये हमेशा अलाइव नहीं रहेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इमोर्टल, तो इनका पीरियोडिक इन्फ्यूजन जरूरत होती है। परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? इफ द आइसोलेटेड जीन फ्रॉम बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड, तो वहां पर वो एक परमानेंट क्योर उनका हो सकता है। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ, insulin in the human body is secreted by pancreas as prohormone of proinsulin. The schematic polypeptide chain of proinsulin is given below. Okay, ठीक है। The proinsulin needs to undergo processing before it becomes functional in the body. Answer the questions that follow. ठीक है, चलो, ये हमने देख लिया था डायग्राम ऊपर भी। State the change the proinsulin undergoes at the time of its processing to become functional. वो हमने देख लिया, सी पेप्टाइड चेंज जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना। ए और बी चेंज जो होंगी वो ज्वाइन हो जाती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नेम द टेक्निक द अमेरिकन कंपनी एली लिली यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। तो टेक्निक कौन सी थी? आरडीटी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाउ आर द टू पॉलीपेप्टाइड्स चेन ऑफ अ फंक्शनल इंसुलिन केमिकली हेल्ड टुगेदर? वो भी मैंने आपको बता दिया, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, चलो, क्वेश्चन पूछा हुआ था 2020 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन द कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी। अब ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन जीन दैट सिंथेसाइज एंजाइम एडीए। ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है जिसको प्रोड्यूस
एक जीन करता है, जब वो जीन के अंदर प्रॉब्लम होगी तो वहां पर एडीए डेफिशिएंसी होती है। एंड जो एडीए एंजाइम है ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाउ इज जीन थेरेपी कैरिड आउट टू ट्रीट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसीज, ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया तो इसको आप देख लेना। स्टेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ परमानेंट क्योर फॉर दिस डिसीज, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन, ठीक है, बता देते हैं डिफरेंस। मेच्योर इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड, इसको हाईलाइट कर दूं। It is made up of 51 amino acid arranged in two polypeptide chain A having 21 amino acid, chain B having 30 amino acid. ठीक है? This hormone develops from a storage product called proinsulin, which has three chain A, B, and C. C chain with 33 amino acid is removed prior to insulin formation. ठीक है? चल, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ, how did American company Eli Lilly produced human insulin using RDT? In 1983, Eli Lilly, an American company, first prepared two DNA sequences corresponding to A and B chain of human insulin. यानी कि जो Eli Lilly कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो डीएनए सीक्वेंसेस प्रोड्यूस की, ठीक है। एक जो थी दैट वाज कॉरस्पॉन्डिंग टू चेन ए, एंड एक जो थी दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू चेन बी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। उसके बाद में उनको एस्चेरिशिया कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, ठीक है। अब ये जो चेन ए और बी थी, दे वर प्रोड्यूस सेपरेटली, दे वर देन एक्सट्रैक्टेड एंड दे वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको ह्यूमुलिन भी बोला जाता है। इट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, two gene A and B, aged 4 and 5 years respectively, visited a hospital with similar genetic disorder. The girl A was provided enzyme replacement therapy and was advised to revisit periodically for further treatment. The girl B was, however, given a therapy that did not require revisit for further treatment. Name the ailments that two girls were suffering from. Okay. Why did the treatment provided to girl A required repeated visits? How was the girl B cured permanently? 2019 के अंदर पूछा गया था दिल्ली बोर्ड में ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, बोथ द गर्ल्स ए एंड बी वर सफरिंग फ्रॉम SCID, several severe combined immune deficiency syndrome, which was produced by the deficiency of enzyme adenosine deaminase, ठीक है। अब जो गर्ल ए थी उनको बोला गया रिपीटेड विजिट्स करने के लिए, क्यों, बिकॉज जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, ठीक है। क्यों, बिकॉज दे डू नॉट हैव फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स, तो वो क्या नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस, ठीक है। गर्ल बी जो थी, it was treated by the transplanted stem cells that are injected into the blood streams. They will then become healthy white blood cells that replenish immune functions, essentially building a whole new functional immune system for the girl. The immune system regains complete function and hence girl B was permanently cured. Okay? चलो, देखो कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे केस बेस्ड बन सकता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग हैं। अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं तो उन 4 टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आएगा, एंड उनके अंदर से भी वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, नो, अ चाइल्ड इज बोर्न विद एडीए डेफिशिएंसी, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन अ प्रोसीजर फॉर लाइफ लॉन्ग क्योर, ठीक है। तो ये आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। नेम एनी अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट, तो अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पर बता, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन। आर्टिफिशियल इंसुलिन को बोलते क्या है, ह्यूमुलिन, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आइसोलेशन ऑफ डोनर और डीएनए सेगमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, यूजफुल डीएनए सेगमेंट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, डोनर ऑर्गेनिज्म से यूजफुल डीएनए सेगमेंट आइसोलेट करेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, बोथ द वेक्टर एंड डोनर डीएनए सेगमेंट्स आर कट इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रेजेंस में वेक्टर और डीएनए सेगमेंट्स को कट किया जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ligase डीएनए बोथ सेगमेंट्स आर जॉइंड टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हुए उसके मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म, वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ठीक है। द रेसिपिएंट होस्ट सेल्स आर स्क्रीन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए and the product of donor gene, the transformed cells are separated and multiplied. ओके, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एक्सप्लेन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी टू ट्रीट एडीए डेफिशिएंसी, मेंशन टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसीजर, ठीक है। 2016 के अंदर पूछा हुआ था, ऐसे हम छोड़ भी सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एंड इसके डिसएडवांटेज भी आप लिख सकते हो। पहला तो इट इज नॉट अ परमानेंट क्योर, ठीक है। एंड सेकंड विल बी इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है। चलो, recombinant DNA technology is of great importance in the field of medicine. With the help of a flowchart, show how this technology has been used in preparing genetically engineered human insulin, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2015 के अंदर पूछा हुआ था, तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं। आप लोगों ने देखना है तो आप लोग ये डायग्राम एक बारी चेकआउट कर सकते हो। नाउ, हाउ डिड एन अमेरिकन कंपनी एली लिली यूज द नॉलेज फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। ओके, तो इसको भी हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यार ये तो बस आरडीटी का उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, बट असल में जो आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ था वो भी तो आरडीटी की हेल्प से ही हुआ था ना। तो वही स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। वही स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर आपको क्या किए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द कॉज ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, हाउ हैज जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प, ठीक है। बहुत बार देख लिया हमने, 2015 के अंदर पूछे होते तो इसको आप देख सकते हो। नाउ, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ओके। Biotechnology revolves around the gene of interest with an objective to open various avenues for human welfare in health, medicine, pharma, agriculture, etc., using different techniques, tools, and processes. One of the breakthroughs of biotechnology in medicine is the gene therapy. ठीक है। Name the human disease for which the gene therapy was used for the first time. First time किसके लिए यूज की गई थी? It was used for ADA deficiency और severe combined immune deficiency यानी कि SCI, ठीक है। ओके, explain the steps of gene therapy carried to cure the disease using the lymphocytes of the patient. Why is this therapy not a permanent cure? ये भी हम देख चुके हैं। Write a possible permanent cure, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। चल, इसको आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना। नाउ, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ आरडीटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन, 2015 के अंदर है, इसको भी मैं स्किप कर दी, ठीक है। चलो, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, गिव एन एग्जांपल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होंगे? जिनके जीन्स को हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। विच कंटेन अ फॉरेन जीन इन देयर जीनोम इंट्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सच जीन्स आर नोन एज ट्रांसजीन्स एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच बियर्स ट्रांसजीन्स आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। एग्जांपल क्या है? ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक रैबिट, एटसेट्रा। नाउ व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स? हाउ वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ फाउंड टू बी मोर यूजफुल देन नॉर्मल काउ फॉर ह्यूमन? अच्छा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वैसे 2016 के अंदर पूछा हुआ, बट ठीक है। Transgenic animals are those animals which contain a foreign gene in their genome introduced by recombinant DNA technology. Such gene is called transgene. Example of transgenic animals are transgenic mice, transgenic rabbit, etc. Rosie is the first transgenic cow which contain human gene coding for protein alpha lactalbumin. अब ये जो जीन होता है ना, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मेमोरी टिश्यूज एंड प्रोटीन इज सीक्रेटेड इन मिल्क, ठीक है। This milk is nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk, ठीक है। जो नेचुरल काउ मिल्क होता है उससे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इस मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है।
दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसजेनिक काउ रोसी। ठीक है, चल। हाउ हैव ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रूव टू बी बेनिफिशियल इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग? 2014 के अंदर पूछा हुआ था। ओके, चलो पढ़ लेते हैं। Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of DNA segment, which code for a particular product, such as human protein used to treat emphysema. Similar attempts are being made for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. अच्छा, transgenic animals are being made that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are then often exposed to the toxic substances and the effects are studied. ठीक है, एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। What are transgenic animals? How are they being used for vaccine safety and chemical safety testing? Now this is important. ठीक है, इसको देखते हैं। 2020 के अंदर पूछा हुआ था। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच कंटेन इन देयर जीनोम अ फॉरेन जीन। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उस पे आते हैं जो हमने नहीं देखा। Genetically modified organisms such as mice are being formed for use and testing the safety of vaccine before they are used on human vaccine। यानी कि इससे पहले कोई भी वैक्सीन ह्यूमंस को लगती है, ठीक है, उससे पहले वो माइस के ऊपर टेस्ट होती है। ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर बीइंग मेड that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals। ठीक है, अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनके पास में ऐसे जीन्स होते हैं जो उनको मोर सेंसिटिव बनाते हैं, किससे? टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द इफेक्ट आर स्टडीज। ठीक है, तो उसके बाद में क्या किया जाएगा? उनको एक्सपोज किया जाएगा टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड देन द इफेक्ट्स आर स्टडीड। ओके, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं एथिकल इश्यूज। व्हाट इज बायोपायरेसी? 2017, 2016 और 2015 के अंदर पूछा गया, इसको देख लेते हैं। बायोपायरेसी इज द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट फ्रॉम कंसर्न कंट्री एंड पीपल। यानी कि मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ। ये जो पीडीएफ है मैंने बहुत मेहनत से बनाया। ठीक है, ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बना रही हूँ, इसके लिए मुझे पीडीएफ बनाना पड़ा 2 घंटे बैठ के। तो यहाँ पे पीछे मैंने अपना बुक मार्क डाला हुआ है। ये बुक मार्क मैंने किस लिए डाला हुआ है? ताकि कोई और ये ना बोल दे यही पीडीएफ उठा के मेरे टेलीग्राम चैनल से कि ये तो मैंने बनाया है, फिर उसके ऊपर वीडियोस बना दे। हो सकता है कि उनका चैनल मेरे से ज्यादा पॉपुलर हो या नहीं भी हो, उनके चैनल पे व्यूज ज्यादा आ जाए, वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आ जाए, मेरे को नहीं मिले। बट असल में जो रिसोर्सेज थे, मैंने क्या किए, इनको एक जगह पे कंपाइल किया। मैं नहीं बोल रही हूँ क्वेश्चंस मेरे सीबीएसई के बनाए हुए क्वेश्चंस है, बट ये जो पीडीएफ है ये मैंने बनाया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने चैनल के लिए। ठीक है, अब अगर इसको कोई और उठा ले एंड फिर इसके ऊपर डाले तो वो क्या हो जाएगा? पायरेसी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? पायरेसी हो जाएगी। अब मैं ये थोड़ा ना बोल रही हूँ क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए, क्वेश्चन सीबीएसई ने दिए हुए हैं, मैं बस उनको आप तक पहुंचा रही हूँ। बट ऑफ कोर्स ये सारा एक जगह मैंने कंबाइन किया है, तो ये जो पीडीएफ है इसके ऊपर इसलिए मैंने अपना बुक मार्क डाला हुआ है। ठीक है, ताकि इसको कोई उठा के ये ना बोल सके कि ये मेरा है। बायोपायरेसी में यही होता है, जब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कराया जाता है, किया जाता है बेसिकली कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, क्योंकि यहाँ पर बायोपायरेसी यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, कोई किसी नेशन के प्रोडक्ट्स को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स को कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और कंट्री अपना बताने लग जाती है। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड विदाउट एनी कंपेंसेटरी पेमेंट, तो उसको बायोपायरेसी बोला जाता है। ठीक है, नाउ मेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसी बाय आर गवर्नमेंट। ये भी 2016 के अंदर पूछा हुआ था। ठीक, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जीएसी होता क्या है? इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अब वो क्या करती है? इट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, यानी कि वो क्या करती है? जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिलेटेड रिसर्च होती है ना, उसको लेके डिसीजंस बनाती है एंड सेफ्टी इंश्योर करती है फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू परमिट द यूज ऑफ जीएम ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस,
to approve for conduct of large scale field trials and release of transgenic crops in the end. ठीक है, चलो. Name the Indian crop variety for which in 1997 an American company got patent right through the US Patent and Trademark offices. Why did the company claim it to be an invention or a novelty? ठीक है, यानी कि आपको बताना है 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने एक इंडियन क्रॉप वैरायटी के ऊपर क्या कर लिया था, पेटेंट राइट ले ली थी. ठीक है, अब ऐसा उन्होंने क्यों किया या ऐसी कौन सी क्रॉप थी वो हमको बताना है. 2021 के अंदर पूछा गया था. तो क्या हुआ था बेसिकली 1997 एक अमेरिकन कंपनी इट गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस. उन्होंने बोला बासमती तो हमारा है. ठीक है, तो द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिसेज दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड. ठीक है, अब जो न्यू वैरायटी थी इट हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वैरायटीज. ठीक है, क्या किया उन्होंने, इंडियन बासमती इट वाज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार वैरायटीज एंड उसको उन्होंने एक नोवेल्टी कंसीडर कर लिया, उन्होंने उसके एक इन्वेंशन कंसीडर कर लिया. जबकि जो बासमती है इट हैज इट्स ओरिजिन इन इंडिया, बट उन्होंने क्या किया, उसको क्लेम कर लिया, उसके ऊपर पेटेंट ले लिया था. ठीक है, तो काफी वही केस वगैरह हुए एंड फिर फाइनली लाइक वो चीज खत्म हुई. ठीक है, why has the Indian government set up the organization named GEAC? Give any two reasons. अब रीजन तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, जीएसी को क्यों सेटअप किया गया. एंड बासमती का एग्जांपल भी हमने देख लिया कि अमेरिकन कंपनीज तो पेटेंट ले रही हैं. ऑब्वियसली हमको भी तो कुछ रूल्स चाहिए थे ना, तो वो रूल्स फिर बेसिकली फॉर्मुलेट किए जाते हैं या किए गए थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. ठीक है, चलो ओके. अच्छा, ये हमने बेसिकली मैंने दो चीजों को कंफ्यूज कर दिया. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्यों बनी थी वो आपको वहां पर बताना है. ठीक है, चलो. व्हाट इज बायोपायरेसी? बायोपायरेसी इज द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और पेटेंटिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन by some other organization or company without proper authorization and without any compensatory payment from concerned country and people. स्टेट द इनिशिएटिव टेकन बाय इंडियन पार्लियामेंट अगेंस्ट इट. अब इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया, दो क्वेश्चन 2014 के अंदर पूछा हुआ है, बट इसको भी पढ़ लेते हैं. दे पास द सेकेंडरी अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल that considers issues related to the patent terms, emergency provisions, and research and development initiatives. Okay? चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के डिस्कस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब हम सैंपल पेपर क्वेश्चंस भी एक बारी देख लेते हैं. ठीक है, ज्यादा नहीं है. ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बारी. Question 1. Insects in the Lepidopteran group lay eggs on maize crops. The larvae on hatching feed on maize leaf and tender cob. In order to arrest the spread of three such Lepidopteran pests, Bt maize crops were introduced in an experimental field. Okay. A study was carried out to see which of the three species of Lepidopteran pest was most susceptible to Bt genes. देखो ऐसे ही क्वेश्चन ऊपर भी था, ऐसे ही क्वेश्चन नीचे भी है, ये सैंपल पेपर में वो पूछा गया था. ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं सैंपल पेपर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए. ठीक है, ओके. 5 फील्ड्स के ऊपर उनको फीड करवाया गया. अब यहाँ पर वैसे दिखाया हुआ है, देखो, टाइप ऑफ मेज. ठीक है, एंड स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज सी एंड लीफ एरिया डैमेज्ड. ठीक है, इंसेक्ट पीएच गट वाज 10, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, यानी कि इनका 10, इनका 8 एंड इनका 6. Evaluate the efficacy of the BT crop on the feeding habits of the three species of stem borer and suggest which species is less susceptible. तो less susceptible कौन सी होगी, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा. देखो, आपको एफिकेसी बतानी है बेसिकली इन तीन स्पीशीज की फीडिंग हैबिट्स के ऊपर. ठीक है, एंड आपको बताना है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो लेस ससेप्टेबल है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली स्पीशीज 1 के लिए, स्पीशीज 2 के लिए, स्पीशीज 3 के लिए. ठीक है, ये आपको यहाँ पर बेसिकली दिखाया हुआ 5 फील्ड्स के ऊपर दिखाया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर लीफ एरिया डैमेज देखेंगे आप लोग. ठीक है, आप लोग क्या देखेंगे, लीफ एरिया डैमेज. तो जो स्पीशीज 3 है, ठीक है, जो स्पीशीज 3 है इट इज लीस्ट ससेप्टेबल. ठीक है, इट इज लीस्ट ससेप्टेबल टू बीटी टॉक्सिन, क्योंकि वहां पर ही क्या है, बेसिकली लीफ एरिया डैमेज पर मीटर एमएम स्क्वायर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. ठीक है, विच स्पीशीज इज मोस्ट ससेप्टेबल, तो मोस्ट ससेप्टेबल कौन सी वाली हो जाएगी, मोस्ट ससेप्टेबल जो होगी दैट विल बी स्पीशीज 1. ठीक है, दैट विल बी स्पीशीज 1. ठीक है, क्यों, बेसिकली
The insecticidal protein is converted into active form due to alkaline pH of gut, which binds to the surface of midgut epithelial cells and it create pores. ठीक है, तो बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगी, इट विल बी मोस्ट ससेप्टेबल। ठीक है, इट विल बी मोस्ट ससेप्टेबल। नाउ using the given information suggest why similar effect was not seen in the 3 insect species। ठीक है, यानी कि 3 इंसेक्ट स्पीशीज के अंदर सिमिलर इफेक्ट क्यों देखने को नहीं मिला, वो आपको बताना है। ऑल स्पीशीज डू नॉट शो सिमिलर इफेक्ट टू बीटी टॉक्सिन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द पीएच ऑफ गट। हमने देखा कि ऊपर जो पीएच था इट वाज डिफरिंग 10, 8 एंड 6। ठीक है, as BD toxin proteins are secreted in inactive form and gets activated in the alkaline pH, all three species have different pH, तो जो इफेक्ट होगा वो भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे जो बच्चा जितनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाएगा उसको तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लाइक कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी ना, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आप उतने अच्छे मार्क्स ले आएंगे। सिमिलर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलो, GM crops, especially BT crops, are known to have higher resistance to pest attacks. To substantiate this, an experimental study was conducted in 4 different farmlands growing BT and non-BT crops. The farmlands have same dimensions, fertility, and similar conditions. The histogram shows the use of pesticides. अच्छा ठीक है, farmland के ऊपर basically आपको वही BT non-BT वाला दिखाया हुआ है। ठीक है, which of the above 4 farmlands has successfully applied the concept of biotechnology to show better management practices and the use of agrochemicals? If you had to cultivate, which crop would you prefer, BT and non-BT, and why? ठीक है, ओके। फिर पूछा हुआ cotton bollworms were introduced in other experimental studies on the above farmlands when no pesticides was used. Explain what effect would a BT and non-BT crop would have on the pest. अच्छा, अब एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर देखा है तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद पहले एनालाइज करना है फिर आप इसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन। तो 1 मार्क्स में पूछे हुए तो आप लोग लिख सकते हैं जो प्रो इंसुलिन होता है इट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर इंसुलिन। मेच्योर इंसुलिन के अंदर सिर्फ ए पेप्टाइड प्रेजेंट होता है एंड बी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ओके, चलो, इसी के साथ में हमने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। ऑफ कोर्स आपके बायोलॉजी के एग्जाम से पहले हम लोग कुछ बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे एंड ऑफ कोर्स दिस विल आल्सो हेल्प यू। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with another interesting video. Till then, keep learning.